भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी एवं तरह-तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। औपनिवेशिक शासन काल में लोग शासन के भय से सरकार के फैसलों की आलोचना नहीं कर पाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे एवं अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्वाचित विधायिका एवं बजट पर प्रश्न पूछने के अधिकार की मांग की। इसके फलस्वरूप 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, परंतु इसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों की भागीदारी ने भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि भारतवासी अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा ले सकते हैं। इसी सोच के कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया एवं देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। लोग और उनके प्रतिनिधि। लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोगों की सहमति से होता है। लोकतंत्र की मूल सोच है कि व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है एवं सरकार तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए। सरकार को अपनी मंजूरी प्रदान करने के लिए लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है एवं उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं एवं उस पर नियंत्रण रखते हैं। संसद की भूमिका भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता के हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के लिए एक ही प्रकार से चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। इसके लिए देश को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है एवं प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने गए लोग सांसद यानी एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की सूची बनाई जाती है। किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। जो राजनीतिक दल सरकार में शामिल नहीं होते,
तथा सरकार का विरोध करते हैं, वे सभी विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा का महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका का चुनाव करना होता है। कार्यपालिका को आमतौर पर सरकार के नाम से जानते हैं एवं उसका काम संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है एवं अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। संसद का दूसरा अंग राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। किसी भी विधेयक को कानून का रूप लेने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करती है एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज की जानकारियां हासिल करते हैं एवं संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है एवं सरकार को सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। लोकतंत्र के स्वच्छ संचालन में विपक्षी दल की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वे सरकार की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए आवश्यक होती है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है एवं उसका मार्गदर्शन करती है। जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्य पहले से ज्यादा हैं। दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी अब बढ़ रही है एवं उनके सदस्यों की संख्या भी संसद में बढ़ रही है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सही प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। इस कारण से दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को संसद में ज्यादा अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है। महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है, परंतु इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में महिलाओं की संख्या 4% थी। आज उनकी संख्या 9% से थोड़ी सी ही ऊपर पहुंच पाई है। जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो ये साफ दिखाई देता है कि संसद में उन्हें कम जगह मिल रही है।
इसी तरह के कुछ मुद्दों की वजह से यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में प्रातिनिधिक है या नहीं। हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है।